वेलकम टू माय चैनल। हमने अपने लास्ट वीडियो में बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स डेरिवेटिव के बारे में काफ़ी डिटेल में समझा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ वो वीडियो एक बार देख लें, जिससे डेरिवेटिव से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। मतलब डेरिवेटिव्स होते क्या हैं, डेरिवेटिव्स मार्केट में किस लिए एग्जिस्ट करते हैं, इन्वेस्टर्स मार्केट में डेरिवेटिव में क्यों इन्वेस्ट करते हैं, या कौन कौन से ट्रेडर्स होते हैं डेरिवेटिव मार्केट में। मैं उस वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी ताकि आप लोग को ईजी हो टू अंडरस्टैंड बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स डेरिवेटिव। आज के मैं अपने वीडियो में सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे फर्स्ट टाइप ऑफ जो डेरिवेटिव होता है दैट इज़ फॉरवर्ड डेरिवेटिव्स, उसको मैं डिस्कस करूँगी। प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल एंड टू अंडरस्टैंड अबाउट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स और फॉरवर्ड डेरिवेटिव्स इन डिटेल। फॉरवर्ड विद द नेम इटसेल्फ लिटिल बिट कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर। फॉरवर्ड का मतलब हम आगे की सोच के कोई भी काम करते हैं, मीन्स फॉरवर्ड। फॉरवर्ड इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच वन पार्टी कमिट्स टू बाय and the other party commits to sell a specified quantity of an agreed upon assets for a predetermined price at a specific date in the future। मतलब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें दो पार्टीज़ पहले से ही डिसाइड कर लेती हैं कि आगे के कितने टाइम पीरियड के बाद, लेट्स से 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, ये टाइम आज ही डिसाइड कर लेती हैं, उतने टाइम पीरियड के बाद कितना अमाउंट और कितने रुपए में एक पार्टी दूसरे पार्टी से लेगी। इसी को हम कहते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब आने वाले टाइम पीरियड के लिए, आने वाले टाइम के लिए हम आज ही क्वांटिटी और प्राइस दोनों को डिसाइड कर लेते हैं। तो जो दो पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं उनको हम कहते हैं पार्टीज़ इन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, और जो वो प्राइस और क्वांटिटी डिसाइड करती हैं दैट केम अंडर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट। It is a customized contract in the sense that the term of contract are agreed upon by the individual parties। मतलब जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये जनरली दो पार्टीज़ के बीच में ही होते हैं। मतलब दो पार्टीज़ जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो खुद ही डिसाइड करती हैं। देयर इज़ नो एक्सटर्नल अथॉरिटी जो कि आ करके वो इन दोनों पार्टीज़ के टर्म्स एंड कंडीशंस को डिसाइड करेगी। जो प्राइस होगा वो भी ये खुद डिसाइड करेंगी, एज वेल एज क्वांटिटी भी खुद डिसाइड करेंगी, एंड किस टाइम पे डिलीवरी होना है, डिलीवरी की एक्सेप्टेंस होनी है, ये भी ये लोग खुद डिसाइड करते हैं। मतलब ये इंडिविजुअल पार्टीज़ ही टोटल पूरे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती हैं उसको ये लोग डिसाइड कर लेते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रेडेड ऑन OTC। OTC इज़ ओवर द काउंटर एक्सचेंज। मतलब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि ओवर द काउंटर दो पार्टीज़ के बीच में ही डिस्कस होकर के और कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड सारी फॉर्मेलिटीज़ को डिसाइड कर ली जाती हैं और सारी फॉर्मेलिटीज़ के अकॉर्डिंग डिसीजंस भी ले लिए जाते हैं। किसी भी एक्सटर्नल पार्टीज़, एक्सटर्नल रूल्स या रेगुलेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर इसमें कोई भी एक पार्टी डिफ़ॉल्ट करती है तो इसका डिसीजन सीधे डायरेक्टली कोर्ट से ही होता है, कहीं और से इसका डिसीजन नहीं हो सकता है। नाउ इसको हम थोड़ा एक एग्जांपल से समझते हैं ताकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए। लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक फार्मर है, एक किसान है जिसने कि चूँकि वो गेहूँ तो उगाता ही है हर साल, और नेचुरली जो भी वीट, राइस, जो भी मार्केट में प्रोडक्ट, कमोडिटीज़, जो भी चीज़ें अवेलेबल होती हैं सबकी जो प्राइस होती है वो डिमांड एंड सप्लाई के फैक्टर के साथ मैच करती है। जिस साल डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है उस साल ऑटोमेटिकली प्राइस इंक्रीज़ होती है, जिस साल प्राइस ज़्यादा रहती है उस साल कहीं ना कहीं डिमांड डिक्रीज़ हो जाती है। तो ये दोनों प्राइस एंड डिमांड वाइस वर्सा साथ में मूव करते हैं। अब फार्मर्स चूँकि हमेशा इस प्रॉब्लम में रहते हैं कि वो गेहूं तो उगा रहे हैं लेकिन उसका मार्केट में वो किस कीमत पे बेचेंगे, क्या उनको आने वाले टाइम में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो इस डायलेमिक सिचुएशन को कि आने वाले टाइम में हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, इसी से दूर हटने के लिए ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में फार्मर्स एंटर कर जाते हैं। फार्मर ने एक ब्रेड मेकर से एक एग्रीमेंट कर लिया, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया कि हम आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीने के बाद 600 kgs ऑफ वीट, गेहूं का आपको पर kg 50 रुपीज़ के भाव से दे देंगे। ब्रेड मेकर भी इस बात पे अग्री हो गए। मतलब आफ्टर 3 मंथ्स फार्मर 600 किलो का वीट 50 रुपये पर kg के हिसाब से ब्रेड मेकर को देगा।
और ब्रेड मेकर ने इन रिटर्न बोला कि ठीक है, उसके बाद मैं आपको पैसे दे दूंगा। अब आफ्टर 3 महीने के बाद क्या हुआ, ब्रेड मेकर को फार्मर ने 600 kgs ऑफ व्हीट दे दिया और ब्रेड मेकर ने उसके रिटर्न में उसको 30,000 रुपीज़ दे दिए। अब इट मे बी पॉसिबल कि उस ईयर गेहूं का दाम बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाता, तो उस केस में ब्रेड मेकर को फ़ायदा होता। इट मे बी पॉसिबल कि उस ईयर गेहूं का दाम बहुत नीचे चला जाता, तो उस सिचुएशन में फार्मर्स को बेनिफिट होता। बट यहाँ पे एक चीज़ सोचने वाली है कि जो भी डिसीजंस हो रहे हैं ये इन दो पार्टीज़ के बीच में हो रहे हैं, कोई भी एक्सटर्नल पर्सन, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है। इस केस में देयर इज़ अ चांस कि कोई भी एक पार्टी डिफ़ॉल्ट कर जाए, देयर इज़ अ चांस कि कोई भी एक पार्टी का माइंडसेट चेंज हो जाए, वो मार्केट में देखे कि चीज़ें उसको बहुत सस्ती मिल रही हैं तो वो अपने कॉन्ट्रैक्ट से डिनाई करने लगे। दैट में डेफिनेटली बी पॉसिबल। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस ऑल। फार्मर्स, हो सकता है कि फार्मर को मार्केट में बहुत अच्छा प्राइस मिलने लगे, मतलब फार्मर ने ब्रेड मेकर से एग्रीमेंट किया था 50 रुपये का और फार्मर को पर केजी 100 रुपीज़ पर केजी मिलने लग जाए, तो उस केस में इट मे बी पॉसिबल कि फार्मर अग्री कर जाएगा 100 रुपीज़ लेने के लिए एज़ कम्पेयर टू 50 रुपीज़। तो इसमें ब्रेड मेकर को क्या होगा, अल्टीमेटली लॉस होगा। इन द सेम वे यहाँ पे ये भी रिस्क है कि हो सकता है कि फार्मर ने गेहूँ दे दिया ब्रेड मेकर को, लेकिन ब्रेड मेकर ने फार्मर को पैसे नहीं दिए। इट मे बी पॉसिबल कि ब्रेड मेकर को गेहूं का दाम बहुत ज़्यादा घट गया, 50 रुपये से 20 रुपये 30 रुपये पर केजी गेहूं मिलने लगा, तो ब्रेड मेकर को लगा कि हम इस फार्मर के साथ कॉन्ट्रैक्ट से डिनाई करते हैं, पीछे हट जाते हैं और मार्केट से ख़रीद लेते हैं, थोड़ा सस्ते में हमें आराम से गेहूँ मिल जाएगा। ये भी पॉसिबिलिटी है। इट मे बी पॉसिबल कि बहुत बारिश हो गई, तूफान आ गया, फार्मर का पूरा गेहूँ ख़राब हो गया और फार्मर की एबिलिटी नहीं है कि वो ब्रेड मेकर को 600 किलो गेहूँ प्रोवाइड कर सके। तो दीज ऑल पॉसिबिलिटीज़ आर डेफिनेटली अवेलेबल इन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। इस केस में इसी जो ये पॉसिबिलिटीज़ होती हैं इन्हीं को हम कहते हैं रिस्क, मतलब जोखिम। जो कि हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हैं तो हम क्या क्या रिस्क को अपने साथ लेकर के, क्या क्या रिस्क को हम माइंड में लेकर के चल रहे हैं। इस रिस्क को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं जो कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के रिस्क की तरह ट्रीट किए जाते हैं। फर्स्ट वन इज़ क्रेडिट रिस्क। डज द अदर पार्टी हैव द मीन्स टू पे, मतलब फार्मर ने व्हीट की सप्लाई ब्रेड मेकर को दे दी, लेकिन ब्रेड मेकर के पास क्या मीन्स हैं, क्या इतना फंड है कि ब्रेड मेकर फार्मर को पैसे प्रोवाइड कर सकता है। इट मे बी पॉसिबल। नेक्स्ट वन इज़ ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क, with the other party will make delivery, will the other party will accept delivery, मतलब क्या फार्मर एट द टाइम आफ्टर 3 months डिलीवरी दे देगा और क्या फार्मर जब डिलीवरी देगा उस समय ब्रेड मेकर डिलीवरी को एक्सेप्ट कर लेगा। इट मे बी पॉसिबल। दिस टाइप ऑफ थिंग में केम अंडर ऑपरेशनल रिस्क। नेक्स्ट वन इज लिक्विडिटी रिस्क। इन केस either party wants to opt out of the contract, how to find another counterparty, मतलब हो सकता है कि 3 महीने के बीच में दोनों में से एक पार्टी, आइदर फार्मर और ब्रेड मेकर, दोनों में से किसी पार्टी को ये लगता है कि नहीं हमें ये कॉन्ट्रैक्ट में आगे नहीं चलना है। हो सकता है ब्रेड मेकर का कुछ प्लान चेंज हो जाए, हो सकता है फार्मर का कुछ प्लान चेंज हो जाए फ्यूचर के लिए। तो दोनों में से अगर कोई भी पार्टी इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आना चाहते हैं तो उनको नेचुरली फार्मर को दूसरा कस्टमर ढूंढना होगा, इन द सेम वे ब्रेड मेकर को दूसरा सप्लायर ढूंढना होगा। तो ये क्या, कैसे दूसरे काउंटर पार्टी को फाइंड आउट करेंगे, इसी को हम कहते हैं लिक्विडिटी रिस्क। किस लेवल तक इनकी लिक्विडिटी मेंटेन रहेगी। व्हाट टर्म्स यूज्ड इन डेरिवेटिव मार्केट और फॉरवर्ड डेरिवेटिव्स, that is first one is long position. Long position means buyer has the right to buy. अब बायर को, चूँकि ये स्पेकुलेशन होता है, बायर को ये अज्यूम है कि हो सकता है कि आने वाले पीरियड में प्राइस इंक्रीज़ होगी किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी की, स्टॉक की और डेरिवेटिव की। उस केस में बायर क्या करेगा, बायर परचेज करेगा बहुत सारे स्टॉक, परचेज करके अपने पास
होल्ड कर लेगा, और जब वो सिचुएशन आएगी जब उसे लगेगा नहीं जो हमने स्पेकुलेट किया था जितना प्राइस उतना प्राइस हो गया, या कमोडिटी प्रोडक्ट और डेरिवेटिव का प्राइस इंक्रीज हो गया, उस समय वो उसको सेल आउट कर देगा, दैट इज लॉन्ग पोजीशन। शॉर्ट पोजीशन में जनरली सेलर्स को राइट होता है, सेलर हैज़ ए स्पेकुलेशन कि कमोडिटी स्टॉक या फिर डेरिवेटिव का प्राइस डाउन होगा, डिक्रीज होगा। उस केस में सेलर्स क्या करेंगे, सेलर्स प्राइस को सेलर अपनी जो भी कमोडिटी स्टॉक या डेरिवेटिव जो होल्ड करके रखे हैं उनको वो सेल कर देंगे, जिससे उनको नेचुरली फ़ायदा हो जाएगा, और उनके पास जो भी स्टॉक जो भी डेरिवेटिव जो भी कमोडिटी था उससे प्राइस घटने के कारण उनको अल्टीमेटली लॉस सफ़र नहीं करना होगा। नेक्स्ट वन इज स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस मीन्स द प्राइस ऑफ एन एसेट्स इन द स्पॉट मार्केट। जो भी मार्केट प्राइस होता है दैट प्राइस इज ओनली कॉल्ड स्पॉट प्राइस। जो प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस है इधर किसी कमोडिटी की, किसी स्टॉक की, किसी डेरिवेटिव की, उसी को हम कहते हैं, उस पर्टिकुलर एंटिटी की, पर्टिकुलर यूनिट की मार्केट प्राइस को ही कहते हैं हम स्पॉट प्राइस। नेक्स्ट वन इज डिलीवरी और फॉरवर्ड प्राइस। प्राइस ऑफ एन एसेट एट अ डिलीवरी डेट। जिस डेट पे वो एसेट डिलीवरी की जा रही है, जैसे फार्मर ने वीट की डिलीवरी जिस डेट पे किया आफ्टर 3 मंथ्स, उसी को हम कहेंगे प्राइस एट द डिलीवरी डेट, और उसी को हम कहेंगे फॉरवर्ड प्राइस। नाउ वी विल डिस्कस सम ऑफ वेरी यूजफुल पॉइंट्स for some bank examination, especially JIB and CIB examination. First one is forward rates are derived from spot rate and are function of the spot rate and forward premium or discount of the currency being quoted. फॉरवर्ड रेट जो होता है वो डराइव होता है, वो निकाला जाता है किससे, स्पॉट रेट, और स्पॉट रेट के फंक्शंस मतलब फॉरवर्ड प्रीमियम या फॉरवर्ड डिस्काउंट के बेसिस पे। फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू क्या होते हैं, फॉरवर्ड रेट इक्वल टू स्पॉट रेट प्लस प्रीमियम और माइनस डिस्काउंट। फॉरवर्ड रेट को अगर हमको फाइंड आउट करना है तो जो भी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उसमें अगर हम प्रीमियम रेट को ऐड कर देंगे और डिस्काउंट रेट को माइनस कर देंगे, मतलब अगर पर्टिकुलर हमारा जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट या फॉरवर्ड रेट है वो प्रीमियम में चल रहा है, इंक्रीज प्राइस में चल रहा है तो उसको ऐड कर देंगे, और डिक्रीज प्राइस में चल रहा है तो उसको माइनस कर देंगे, तो हमारा फॉरवर्ड रेट निकल कर आ जाएगा। The value of currency is more than being quoted for spot, then it is said to be premium. जैसे मान लीजिए एक करेंसी की वैल्यू जिस समय फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फिक्स किया गया उस समय 75 रुपीज़ थी, अब जिस समय एक्चुअल टाइम आया डिलीवरी का उस समय वो 75 से बढ़ करके 82 रुपीज़ हो गई, तो दैट इज़ प्रीमियम। मतलब जो कोटेड प्राइस था, जो हमारा एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा स्पॉट प्राइस था उससे वैल्यू करेंसी की इंक्रीज हो गई है, तो दैट इज़ नोन एज प्रीमियम। इफ़ द करेंसी इज चीपर एट अ लेटर डेट देन स्पॉट देन इट इज़ कॉल्ड अ डिस्काउंट। इट मे बी पॉसिबल कि हमने जिस समय कॉन्ट्रैक्ट में गई थी दो पार्टी, उस समय करेंसी का रेट 75 रुपीज़ था, बट जिस समय एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट रियलाइज़ होने को हुआ, जिस समय एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज़ ने एक दूसरे को मतलब कॉन्ट्रैक्ट का एंड पीरियड आया, उस समय कॉन्ट्रैक्ट में जो स्पॉट प्राइस डिसाइड किया गया था 75, उससे करेंसी की वैल्यू घट के 72 रुपीज़ हो गई, तो जो 3 रुपीज़ का गैप आया दैट इज़ कॉल्ड डिस्काउंट। द फॉरवर्ड प्रीमियम एंड डिस्काउंट आर जनरली बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल्स ऑफ द टू करेंसीज इन्वॉल्व। जो फॉरवर्ड प्रीमियम और फॉरवर्ड डिस्काउंट आता है वो जो दो कंट्री की करेंसी इन्वॉल्व हैं उनके इंटरेस्ट रेट में चेंजेस के कारण आता है, मतलब उन दोनों करेंसी की जो इंटरेस्ट रेट में इंक्रीज और डिक्रीज आ रहा है उसी के कारण फॉरवर्ड प्रीमियम और फॉरवर्ड डिस्काउंट निकल के आता है। इन अ परफेक्ट मार्केट विथ नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन फाइनेंस एंड ट्रेड, द इंटरेस्ट फैक्टर इज द बेसिक फैक्टर इन अराइविंग एट द फॉरवर्ड रेट। मतलब कोई एक परफेक्ट मार्केट है, कंप्लीट मार्केट है, ऐसा मार्केट है तो उसके अंदर कोई भी अगर रेस्ट्रिक्शंस नहीं है फाइनेंस पे, इंटरनेशनल ट्रेड पे, उस केस में इंटरेस्ट फैक्टर बहुत मेजर रोल प्ले करता है फॉर डिसाइडिंग द फॉरवर्ड रेट। एक्चुअल में फॉरवर्ड रेट कौन डिसाइड करता है, स्पॉट रेट प्लस प्रीमियम और डिस्काउंट, लेकिन अगर कोई भी फाइनेंशियल या ट्रेड बैरियर्स नहीं है, रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, उस केस में जो इंटरेस्ट फैक्टर है दैट में बिकम अ मेजर फैक्टर फॉर डिसाइडिंग द forward rate. Now, forward price of a currency against another currency can be worked out with the following factors. कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है
कि फॉरवर्ड प्राइस किसी भी करेंसी की किन फैक्टर्स के बेसिस पे डिपेंड करती है। जनरली ऑप्शंस दिए जाते हैं, स्पॉट प्राइस ऑफ द करेंसी इन्वॉल्व, द इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल्स ऑफ द करेंसीज, द टर्म दैट इज द फ्यूचर पीरियड फॉर विच द प्राइस इज वर्कआउट। ये 3 ऑप्शंस होते हैं जनरली, बट हमें इन तीनों को कंसिडर किया जाता है फॉर डिसाइडिंग द फॉरवर्ड प्राइस ऑफ द करेंसी। मतलब किस टाइम पीरियड पे कॉन्ट्रैक्ट हमारा वर्कआउट हो रहा है, डिजॉल्व हो रहा है, रियलाइज हो रहा है, प्लस कितने इंटरेस्ट रेट का डिफरेंसेस आ रहा है दोनों कंट्री की करेंसी में। एट द सेम प्राइस स्पॉट प्राइस ऑफ करेंसी, जो दोनों करेंसीज थी उसका स्पॉट प्राइस कितना था। इन तीनों चीज़ों को कंसिडर करते हैं फॉर डिसाइडिंग द फॉरवर्ड प्राइस ऑफ अ करेंसी। All forward contracts must be for a definite amount with specified delivery date। जितने भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनका एक फिक्स अमाउंट होता है और एक फिक्स पीरियड होता है, मतलब उस अमाउंट और पीरियड को चेंज नहीं कर सकते हैं। All contracts which have matured and have not been picked up shall be automatically cancelled on the 7th working day after the maturity date। जितने भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो अगर नहीं पिकअप किए जाते हैं आइदर पार्टीज़ के द्वारा, तो डेफिनेटली वो आफ्टर 7th वर्किंग डे वो ऑटोमेटिकली कैंसिल कर दिए जाते हैं। और कैंसिलेशन शैल बी एट बैंक अपोजिट टीटी रेट। टीटी इज़ टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र, टीटी सेलिंग, टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र सेलिंग इक्वल टू परचेज कॉन्ट्रैक्ट एंड टीटी बाइंग इज़ सेल कॉन्ट्रैक्ट। नॉर्मली ये भी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज टीटी सेलिंग एंड व्हाट इज टीटी बाइंग। टीटी सेलिंग इज परचेज कॉन्ट्रैक्ट एंड टीटी बाइंग इज सेल कॉन्ट्रैक्ट। That's all for my today's video. If you like the content, please subscribe my channel. Till then, take care. Goodbye. Have a nice day. Thanks for watching.